अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस सी प्लस प्लस सीरीज़। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपना इन्वायरमेंट किस तरह से सेट करेंगे और उसके अलावा हमने अपना सबसे पहला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख कर देखा था। उस लास्ट वीडियो में हमें कुछ चीज़ें जो मैंने बाकी रह गई थी, अभी मैं कुछ चीज़ें पहले आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि ये सी आउट की स्टेटमेंट जो है वह किस तरह से वर्क कर रही है। तो सबसे पहले इसके सिंटैक्स का हिस्सा है कि सबसे पहले हमें सी आउट लिखना है और उसके बाद दो इंसर्शन ऑपरेटर्स, यानी इन जो हमारे पास लेस देन के सिंबल्स होते हैं उन्हें हम सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में इंसर्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। तो हमारे पास ये इंसर्शन ऑपरेटर्स आएंगे। उसके बाद एक हमारे पास आएगा इन्वर्टेड कॉमा, एक स्ट्रिंग, उसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद जितनी भी हमारे पास एक उसकी क्लोजिंग जिस तरह से आमतौर पर होती है, किसी भी इन्वर्टेड कॉमा को हमें क्लोज करना होता है उस तरह से इसे क्लोज करेंगे और उसके बाद एक सेमी कॉलन भी ज़रूर लगेगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं अभी तो क्योंकि मैंने एक ही लाइन प्रिंट की थी, तो अगर दोबारा से मैं एक लाइन को प्रिंट करूँ यानी हेलो वर्ल्ड को दो बार लिखूँ, तो अगर आपने पहली बार ये प्रोग्राम लिखे तो आपका ख्याल ये होगा कि ये प्रोग्राम जो है वो हेलो वर्ल्ड को दो मरतबा प्रिंट करेगा और वो अलग-अलग नई लाइंस में प्रिंट करेगा। लेकिन एक चीज़ आपकी बात ठीक होगी, लेकिन दूसरी जो है उसके अंदर गलती है ये है कि मेरे अब अगर मैं आपको बताऊं तो एक ही लाइन में हेलो वर्ल्ड को दो बार प्रिंट कर देगा, कुछ इस तरह से। क्योंकि मैंने सेव नहीं किया, मैंने खुद से गलती कर दी। इसको पहले कंट्रोल एस करके इसे सेव करेंगे और दोबारा से इसे रन करेंगे तो ये इस तरह से हेलो वर्ल्ड को दो मरतबा प्रिंट करेगा एक ही लाइन में। चूँकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस हमने नहीं दिया है तो इस तरह से इसे करना चाहिए। अभी मैं डिलीट करके इसे दोबारा से करके देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए इसने इसे रन नहीं किया। वाई इज इट डूइंग समथिंग। तो हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हमारे पास कोई स्पेस भी नहीं है और इसे हेलो वर्ल्ड वैसे ही प्रिंट कर दिया। अगर यहाँ पे मैं इसे कोई स्पेस दे दूँ और दोबारा से कंट्रोल एस करके रन करूँ तो फिर इसके दोनों के दरमियान में एक इस तरह से स्पेस आ जाएगी। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो भी स्ट्रिंग के अंदर इन दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसे एज इट इज़ प्रिंट करेगा। और यहाँ पे चूँकि मैंने यहाँ पे एक स्पेस रखी थी तो इसने उस स्पेस को भी प्रिंट कर दिया। और नेक्स्ट लाइन पे उसने, क्योंकि हमारे पास इसी तरह से, तो मैं इसका मकसद अभी ये है कि इसके अंदर जितनी मर्जी हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसे एक लाइन के अंदर ही जो है एग्जीक्यूट करके देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे लेकर जाऊँ तो इस तरह से दोबारा फिर से हमें इंसर्शन ऑपरेटर लगा कर उसके बाद एंड एल जो है वो लिखना पड़ेगा। इससे ये होगा कि हमारा जो लाइन है, हमारी जो न्यू लाइन है वो प्रिंट होगी। इस हमारी लाइन के बाद एक नई लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। यहाँ से दोबारा इसे मैं रन करूँ तो ये नई लाइन में प्रिंट हो चुका है। तो इसके बारे में भी इतना बात करना काफ़ी है। बकाया जो हम जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे इसके साथ डील करते जाएंगे। तो इसके लिए अगर आपको वैसे और एक ज़रूरी बात यह है कि इसे आप फॉर्मेट साथ साथ करते जाएं ताकि प्रोग्राम जो है एक अच्छी हालत में नज़र आए। अब डिस्कस कर लेते हैं जो चीज़ें हमारी इस वीडियो के रिलेटेड थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कमेंट्स की। अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाऊं तो जब हम किसी भी एक बुक को देखते हैं, कोई बुक लिखी होती है तो उसके अंदर एक कंटेंट के साइड पे जो मार्जिन्स होते हैं उनके अंदर उस बुक की एक एक्सप्लेनेशन दी होती है। यानी अगर उनके अंदर कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड है, कोई इस तरह की टर्म यूज़ की गई है जो समझाने जो है रिक्वायर्ड है, तो उस किस्म की चीज़ों को मार्जिन के दूसरी साइडों पे लिखा जाता है। तो बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि उस तमाम कंटेंट को एक्सप्लेन किया जाए। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक अच्छा प्रोग्रामर कौन होता है, तो एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो इस तरह से कोड लिखे जो सिर्फ उसी को समझ ना आए बल्कि दूसरे प्रोग्रामर्स भी उसे अच्छी तरह से समझ सकें। यानी ऐसा एक प्रोग्रामर जो कोड को अपने लिए नहीं दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए लिखता है, यानी जो उसे आसानी से समझ सके। तो इस पर्पज़ को गेन करने के लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, ये कि हम उस कोड को जैसे जैसे हम कोड को लिखे हम उसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखते जाएं ताकि उसे समझना और उसको रीड करना आसान हो। तो इसका सोल्यूशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमेंट्स की सूरत में दिया गया है। तो कमेंट्स बेसिकली उस तमाम कोड की एक एक्सप्लेनेशन होंगे और अगर हम उसको वैसे ही बगैर किसी सिंटैक्स के हम कोई भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो वो एक गलती होगी। वो इस तरह से कि जो हमारा कंपाइलर है वो उसे एक कोड की तरह से ट्रीट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उसे उस तरह से समझ नहीं पाएगा और वो एक एरर जनरेट करेगा। इसलिए हमारे पास कमेंट्स के लिए एक प्रॉपर सिंटैक्स जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है, यानी सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको कमेंट्स की सूरत में लिखते हैं, हमारे कोड के अंदर कोई भी कमेंट लिखते हैं, तो जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो उस तमाम कोड लाइन्स को इग्नोर कर देता है जिनको हम सिंगल लाइन कमेंट्स या मल्टी लाइन कमेंट्स की सूरत में लिखते हैं। और जितना भी बकाया जो भी कोड होता है उसे वो एज इट इज़
कंपाइल कर देता है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। तो मैंने एक्सप्लेनेशन की बात की, तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखूँ, जो कि वैसे ही हमने पहले भी लिख चुके हैं, एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था, अगर मैं उसी को लिखूँ तो इसको अगर मैं फ़िलहाल तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, हम इसे वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन एज एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर जब हम प्रोडक्शन लेवल पे काम करते हैं तो तो जनरली हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन के, मिनिमम थाउजेंड्स ऑफ लाइन के प्रोग्राम होते हैं, तो उनके अंदर तो उस प्रोग्राम को समझने के लिए हमारे पास बहुत से कमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम इस कमेंट को, इस प्रोग्राम को देखें, तो इसके अंदर मैं क्या कमेंट दे सकता हूँ कि पहली लाइन जो क्या करी है, प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। तो अगर इस तरह से मैं इस कमेंट को लिखूंगा, तो अगर कोई ऐसा शख्स जो इस प्रोग्रामिंग की फील्ड में ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रखता, तो वो भी इसको देखकर ये समझ सकता है कि ये पहली लाइन जो क्या कर रही है। वैसे तो हम इसको डेवलपर्स के लिए लिखते हैं, लेकिन कोई भी शख्स इसे देखकर ये समझ सकेगा कि इस नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने क्या करने की कोशिश किया है। तो हमारे पास जो सिंगल लाइन कमेंट्स हो वो इस तरह से होते हैं कि हमने 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगानी है और उसके आगे हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। अब इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें कुछ इस तरह से कमेंट्स लिखने पड़े कि वो एक से ज़्यादा लाइन उसमें आ जाए। हाँ, वो ये भी हो सकता है कि हमें कोई भी कमेंट इतना ज़्यादा हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, किसी एक पैराग्राफ की तरह से एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, तो क्या हम हर लाइन के साथ साथ इसी तरह से फॉरवर्ड स्लैशेस लगाएंगे? वैसे तो ये मुमकिन है कि हम लगाएंगे तो ये कोई एरर तो नहीं होगा, लेकिन ये एक वेयर सा टास्क होगा, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैशेस आ जाएंगी, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैशेस आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ पर भी फॉरवर्ड स्लैशेस। ये भी एक हमारा मेथड हो सकता है, लेकिन बेटर वे ये है कि हम C++ की तरफ से जो प्रोवाइडेड मेथड है वो ये है कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद एक स्टैटिक, और उसके बाद जब हम अपना मल्टी लाइन कमेंट जो है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद भी एक स्टैटिक और वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरह से अगर हम इस तरह के सिंटैक्स के अंदर कितनी भी लाइनें लिखेंगे वो सारी की सारी हमारी कमेंट हो जाएंगी। जब हम उसे एक कंपाइलिंग करेंगे उसकी, तो हमारा कंपाइलर जो है वो उसे इग्नोर कर देगा और बकाया जो जितना भी रिमेनिंग कोड होगा उस तमाम को वो कंपाइल कर देगा। इस तरह से हम अपने सहूलत के लिए यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। अब मैं आपको इसमें एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस तरह से इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होकर आएगा। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट होकर आ चुका है। लेकिन अगर इसी को मैं अनकमेंट कर दूँ और इसको सेव करके दोबारा से रन करूं तो मुझे यहाँ पे एक एरर शो होगा। इसकी वजह यह है कि कंपाइलर जो है इसे एक कोड की तरह से ट्रीट कर रहा है, लेकिन चूंकि इस तरह का कोई सिंटैक्स जो है वो अवेलेबल नहीं है तो उसने एक एरर जनरेट कर दिया। तो बेहतर यह है कि हम इसे कमेंट करें और फिर ये हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी बारे में एक और जो मैं आपको VS कोड का फीचर दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास अगर हमें कोई भी जितनी भी लाइनों को कमेंट करना है, अभी इस वक्त मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। एक दोबारा से एक और कमेंट लिखते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। अगर हमें इन तमाम लाइंस को कमेंट करना है तो एक और प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं कि इस तमाम कोड को हमें सिलेक्ट करना है और हमारे कीबोर्ड से कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को दबाना और ये खुद ब खुद तमाम जो कोड है वो कमेंट हो जाएगा। इसी तरह से इसे अनकमेंट करने के लिए भी वही तरीका है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैशेस, और इसी तरह से ये अनकमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम इसे कमेंट अनकमेंट कर सकते हैं। ये हमारे VS कोड का फीचर है। आपकी उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कमेंट्स की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वक्त आप मेरे साथ बेयर करें और जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे आपके तमाम कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। C++ की इस कोर्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है, क्योंकि ये हमारी बेस बनेगा हमारी प्रोग्रामिंग में। तो अगर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जब हम किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो हम किसी न किसी कंटेनर में उसे स्टोर करते हैं। किसी भी किस्म के कोई भी चीज़ हो, जो हमारे घरों में, अगर जो घरों की मिसाल ली जाए तो घरों में जो मसाले जात होते हैं उसके लिए अलहदा एक जो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं। उसके अलावा पानी के लिए हमारे पास अलहदा कंटेनर होता है। इस तरह से हर चीज़ को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर हमारे पास यूज़ होता है। इसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन के अंदर जितने भी हम नंबर्स वगैरह को यूज़ करते हैं, जो भी डाटा यूज़ करते हैं, मसलन अगर हमें कोई 2 नंबर्स हैं 2 और 3, उसको जमा करना है, तो जब इनको सम करेंगे तो उसके लिए पहले हमें 2 और 3 को कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो उस स्टोरेज प्लेस को हम वेरिएबल्स कहते हैं, कि उसको जिस जगह पे स्टोर कराएंगे उसे वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स जो है ये एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है। ये जो लोकेशन जो है ये रैम में हमारे पास स्टोर होती हैं। अगर मैं आपको
रैम का स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो रैम का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कुछ इस तरह से होता है। रैम का स्ट्रक्चर, इसको ज़रा जूम इन कर लेते हैं, तो इस तरह से अलग-अलग हमारे पास जो मेमोरी सेल्स होते हैं, इस तरह इन तमाम मेमोरी सेल्स को हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं जब हम किसी भी डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो इन तमाम को हम यूज़ करते हैं। इस तरह से अब ये एक वेरिएबल्स जो है वो तमाम जो है वो डेटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास कंटेनर्स होते हैं। जब भी हम C++ में इस तरह से कोई भी वैल्यू को स्टोर कराएंगे तो हमें वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए उसी ही की टाइप का हमारे पास कंटेनर होना चाहिए। मसलन अगर हम पानी स्टोर कर रहे हैं तो पानी को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो पानी की टंकियाँ होती हैं हम उसके अंदर स्टोर करेंगे, और मसाला जात होंगे या हमारे पास जो मुख्तलिफ और भी चीज़ें जितनी भी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, अगर हम उन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो हमें उनको स्टोर करने के लिए उन्हीं के टाइप का कोई ना कोई कंटेनर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर हम पानी को अगर किसी बोतलों में हम करते हैं, अगर उसके अंदर हम मसाले बनना शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक अजीब सी चीज़ होगी। हमें हर चीज़ के लिए उसकी टाइप के ही एक कंटेनर जो है वो चाहिए होता है, इसी से हमारा जो काम है निज़ाम है वो उसी से चल सकता है। इस तरह से जब भी किसी वैल्यू को स्टोर करेंगे तो उसी के टाइप का हमारे पास वेरिएबल भी होना चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले जो टाइप है वो है इंट। इंट जो डेटा टाइप है, इस डेटा टाइप्स के बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो वेरिएबल्स की टाइप है उसके अंदर इंट जो टाइप है उसके अंदर हम उन नंबर्स को स्टोर करते हैं जो कि फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होते हैं या जो डेसिमल नंबर्स नहीं होते। डेसिमल के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो अभी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उन तमाम नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम इंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह से डबल की बात की जाए, डबल के अलावा एक फ्लोट भी होता है, ये भी उसी की एक टाइप है। तो डबल की अगर बात की जाए तो वो तमाम जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, जो डेसिमल जो नंबर होते हैं उन्हें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहा जाता है। इसलिए जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो भी डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम डबल वेरिएबल्स की टाइप में स्टोर करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप की, कैर डेटा टाइप। जब भी हम किसी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेंगे, अब वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, वो कोई सिंबल भी हो सकता है, अगर लेकिन वो एक सिंगल होना चाहिए, सिर्फ एक कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें कैर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स का एक मजमुआ होता है, कैरेक्टर्स की एक सीरीज़ होती है जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे हमने पहले जो हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था तो उसके अंदर भी हम एक स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट की थी। जब भी हम किसी स्ट्रिंग को लिखेंगे तो उससे एक डबल कोड से हम उसके इर्द गिर्द डबल कोड लगाएंगे और जो कैरेक्टर है उसके इर्द गिर्द हमें सिंगल कोड जो है वो सराउंड करना पड़ेंगी। उसके बाद बूल की बात करें तो बूल एक और जो वेरिएबल की डेटा टाइप है, उसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स को स्टोर करते हैं। जब इसे फॉल्स को इसे स्टोर किया जाता है तो वो ये उसे 1 और 0 के फॉर्म में स्टोर करता है। ट्रू जो है वो 1 के लिए और फॉल्स 0 के लिए। तो उम्मीद है कि आपको वेरिएबल्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक टेम्पोरेरी मेमोरी की साइट होती है रैम के अंदर, जहाँ पर अपने डेटा वैल्यूज़ को हम स्टोर कराते हैं ताकि हम उनको अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकें। अब बात कर लेते हैं कि डेटा वेरिएबल जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उन्हें हमने क्रिएट कैसे करना है या डिक्लेयर कैसे करना है। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में उसे डिक्लेयरिंग कहते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी टाइप चाहिए, यानी किसी भी कोई हमें ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या नंबर है या कौन सी चीज़ वैल्यू है जिसे हम स्टोर करवाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हम उसके पहले टाइप को कंसिडर करेंगे, उसके बाद उसका नेम लिखेंगे इक्वल टू इट्स वैल्यू। अभी ये जो है ये एक डेफिनेशन की मध्य में डेफिनेशन के ज़मरे में आता है, लेकिन ये जो है ये अलग अलग चीज़ें मैं आपको पहले समझाता हूँ कि डिक्लेयरिंग का मतलब ये है कि हम पहले अपने रैम को अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपने कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जी मैंने फ़र्ज़ करें मैंने 3 एक वैल्यू है उसे स्टोर करना है, तो उसे किस नाम से स्टोर करना चाहता हूँ, जी मैं एक ए नाम से स्टोर करना चाहता हूँ। तो इससे ये होगा जब हम डिक्लेयर करेंगे तो हम सिर्फ ये बात बताएंगे कि मुझे एक मेमोरी लोकेशन चाहिए जिसकी टाइप जो है वो इंट हो, इसे कहते हैं डिक्लेयर करना। तो जो हमारे पास कंप्यूटर है वो अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास रैम के अंदर कोई एक ऐसी स्टोरेज लोकेशन हमारे पास स्पेसिफाई कर देगा और उसे ए का नाम दे देगा ताकि जिसे हम बाद में यूज़ कर सकें। उसके बाद आता है डेफिनेशन या इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के इसी उस फिनोमेना को कहते हैं जिसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को असाइन करते हैं, उसे एक वैल्यू पास कर देते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक वेरिएबल का
क्रिएटिंग का जो फिनोमेना होता है वो कंप्लीट होता है। जिसके अलावा इसके बाद उसने बताया है कि ये C++ के अंदर मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स हो सकती हैं, डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इक्वल साइन जो है वो जिस तरह से दूसरी किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर हम किसी भी चीज़ को उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए राइट साइड पर उसका नाम लिखते हैं, उसके दरमियान एक इक्वल का साइन और उसके राइट साइड पर उस वैल्यू को लिखते हैं जिससे उसके अंदर उसके हम बराबर जो है वो करना चाहते हैं। इसी तरह से वेरिएबल्स के अंदर भी यही केस होगा। तो अभी डिक्लेयरिंग के बाद में बारे में देखते हैं। फर्ज करें कि जी मुझे एक वेरिएबल बनाना है इन टाइप का और उसे मैं ए का नाम दूंगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। उसके बाद अगर हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं 3, तो हम कैसे करेंगे? जो सेम वही फिनोमेना होगा, ए जो हमारा नाम है उसके बाद में हमारे पास इक्वल और उसके बाद उस वैल्यू को लिखने के बाद सेमी कॉलन को लगा देंगे। सेमी कॉलन जो है वो हर एक स्टेटमेंट के बाद लगाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और इस जो फिनोमेना है इसे कहेंगे हम इनिशियलाइजेशन। तो इन दोनों प्रोसेस से मिलकर हमारे पास जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। और इसके बाद अगर हम इसे इसकी वैल्यू को देखना हो, जिस तरह से हमने सी आउट किया था, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया था, हमने हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले किया था, इसी तरह से हम किसी भी वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू को हम जो है जो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ द वैल्यू इज, इस तरह से हमें एक जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट होगा। उसके बाद हमें इंसर्शन ऑपरेटर्स दोबारा से लगाने हैं और उस वेरिएबल का नाम लिख कर एंडल करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से अभी इसको अगर मैं सेव करके रन करूँ, कंट्रोल-S करके रन करूँ, तो मेरे पास द वैल्यू ऑफ ए इज़ 3 जो है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। हेलो वर्ल्ड है, चूँकि मैंने इसे पहले से ही सी आउट किया हुआ था, इसे मैं दोबारा से कमेंट कर देता हूँ। अभी सेव करके इसे दोबारा से मैं कोड को रन करूँ तो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रीवियसली डिजाइनिंग वैल्यू। तो प्रीवियसली डिजाइनिंग वैल्यू जो वो इसी बात को कहते हैं कि पहले हमने जो हमारे पास प्रीवियसली डिजाइनिंग की वैल्यू का जो एक जो है जो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। असाइनिंग वैल्यू, तो इसके अंदर हमें एक न्यू जो वेरिएबल है हम वो डिक्लेयर करते हैं इंट। फर्ज करें कि मैं अभी दूसरी किस टाइप का करता हूँ, तो अगर मैं डेसिमल वैल्यू को जो स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे एक जो डेटा टाइप है वो फ्लोट यूज़ करनी पड़ेगी या डबल यूज़ करनी पड़ेगी। इनका जो डिफरेंस है वो डेटा टाइप्स के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। तो एक नया वेरिएबल मैं बनाता हूँ फ्लोट बी। तो प्रीवियसली डिजाइनिंग वैल्यूज़ का मतलब ये है कि उसी जब भी हमने उसको डिक्लेयर किया, ये तो हमारी होगी डिक्लेरेशन। एक और मेथड हमारे पास ये होता है कि यहीं पे हम उसको इक्वल टू उसकी वैल्यू जो भी हम उसके अंदर असाइन करना चाहते हैं उसे लिखें और उसके बाद सेमीकोलन। तो इस तरह से मैं जो है उसकी वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ और डिक्लेयर भी कर सकता हूँ। यानी हमारे पास जो कंटेनर है उसके अंदर हमारी उसका नाम भी एक सेट हो चुका है और उसके अंदर एक वैल्यू भी आ चुकी है। इस तरह से हम ये कोई VS कोड का मैं आपको फीचर बताना चाहता था कि हम कोई भी लाइन है उससे उसी तरह से नीचे कॉपी कर सकते हैं, बगैर उसे कॉपी किए नीचे ला सकते हैं। उसका ये तरीका है कि उसके अंदर हमें कर्सर को लेकर जाना है, आल्ट शिफ्ट और डाउन एरो या फिर एरो जिस तरफ भी आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं उसे दबाएंगे तो वो उस लाइन को नीचे कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे मैं उसकी v की वैल्यू जो है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे v लिखेंगे और यहाँ पे क्योंकि हम उसकी वैल्यू चाहिए तो उसका सिर्फ नाम लिखना हमारे लिए काफ़ी है। नाम के तौर पर आप किसी भी अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको सेव करके दोबारा से रन करते हैं तो एक नई लाइन में द वैल्यू ऑफ b इज़ 5.5। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ हैं उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। अभी उसके बाद आता है असाइन द वैल्यू लेटर। तो उसका हमारे पास जो पहले हम कर चुके हैं कि पहले उसको डिक्लेयर करना और उसके बाद उसकी वैल्यू को अगर हम असाइन करेंगे तो उसे असाइनिंग द वैल्यू लेटर के अंदर कंसिडर करेंगे। वैल्यू लेटर, ये होगा असाइनिंग द वैल्यू लेटर। उसके बाद आता है जी ओवर राइटिंग द वेरिएबल वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया था कि जो वेरिएबल है वो एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है, उसके अंदर अगर वो टेम्परेरी है तो जाहिर सी बात है कि हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। एक वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो चेंज हो सके, तो उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू को चेंज किस तरह से करेंगे जी? अगर हमारे पास जो एक बी है, यहाँ पे मैंने सी आउट जो है पहले हम ए की मिसाल ही देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो जी ए इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास बिफोर चेंजिंग द वैल्यू। अब अगर यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, ए इज इक्वल टू 5 करना चाहूँ, तो यहाँ पे करने के बाद मैं दोबारा से सी आउट करूँ कि आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पर उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो जाएगी।
यानी ये कि हमारा जो प्रोग्राम वो एक सीरीज़ में चलता है। यहाँ पे वैल्यू जो है इज इक्वल टू 3 थी, तो यहाँ पे जब उसे प्रिंट किया जाएगा, पहली स्टेटमेंट जब रन होगी तो इज इक्वल टू 3 दिखाएगा, और उसके बाद जैसे ही हमने उसे ओवरराइट किया उसके बाद वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास ए की वैल्यू को 5 दिखाएगी। अब यहाँ पे इसके मैं रन करता हूँ, तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू है ये यहाँ पे 5 हो चुकी है। पहले इज इक्वल टू 3, आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, तो हमारी जो वैल्यू है जो वो ओवरराइट हो चुकी है। उसके बाद क्या देखते हैं जी, यूजिंग अदर डेटा टाइप्स, तो वो हमने पहले ही कर चुके हैं कि मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, वो जैसे जैसे हम काम करेंगे हम तमाम जो डेटा टाइप्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको एक और जो है वो हम दोबारा एक और करके दिखाता हूँ। तीसरी जो डेटा टाइप हमने पढ़ी थी वो थी कैरेक्टर। तो कैर सी अगर मैं एक डिफाइन करूँ, उसके साथ ही उसकी इनिशियलाइजेशन कर दूँ, तो उसको करने के लिए मुझे किसी भी कैरेक्टर को इस तरह से मैं स्टोर करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके मैं आपको सी की जो वैल्यू है वो दिखाता हूँ कि वो सी के अंदर हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है। यहीं पे इसी तरह से मैं इसको सी लिखूँगा और इसको सेव करके रन करूँगा। एक बात आपने याद रखनी है कि आपको इसको ज़रूर सेव करना है, वरना आपका जो पहले से लिखा हुआ कोड था वही बार बार रन होता जाएगा। ये शायद इसकी कोई टर्मिनल की प्रॉब्लम है, दोबारा से इसको रन करते हैं तो अब हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू भी प्रिंट होगी। अब जो हमारे पास वैल्यू ऑफ सी इज़ ए, इस तरह से इसके अलावा हम इसको ASCII कोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्लेइंग द वेरिएबल्स भी हमने कर लिया, क्योंकि मैं डिस्प्लेइंग का मतलब यही है कि इसकी वैल्यू हमें किस तरह से दिखानी है, तो वो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। उसके बाद देखते हैं डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। अभी एक वेरिएबल हमने एक टाइम पर डिक्लेयर किया था, तो अगर हम ये भी हो सकता है कि हमें दोबारा से जो है हमें कोई एक टाइम पर एक से ज़्यादा वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करने पड़ जाए एक से ज़्यादा, तो हम एक ही टाइम पे डिक्लेयर करें। तो अगर इस तरह से करना है तो फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो उसके लिए तो हमें अलहदा से ही उनको जो है डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक टाइप के ही दो वेरिएबल्स हैं, मसलन ए, अभी हमारे पास अभी सी तक हमें कर लिया, ए इन टी और ई, अगर एक ही टाइप के हैं तो इस तरह से हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि इंट के बाद हम पहले वेरिएबल का नेम लिखेंगे, उसके बाद कॉमा और उसके बाद सेकंड वेरिएबल का नेम, और हर स्टेटमेंट के लास्ट में जैसे कि सेमीकोलन जो है वो ज़रूरी है तो उसको हम लिखेंगे। तो इस तरह से अगर हम इसकी वैल्यू को भी जो है वो कोई भी वैल्यू उसको असाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। लेकिन अगर हमें इसकी वैल्यू, पहले मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, सीधा सीधा यहीं से डी और इसी तरह से ई को भी प्रिंट कर देते हैं, ज़्यादा जो है बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई डिफरेंट वैल्यूज़। डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये तरीका था। लेकिन अगर हमें इस तरह से नहीं करना, हमारे पास जो वो वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए, तो डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से अगर हम इसे करेंगे तो हमारे पास डी और ई के अंदर सेम वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएंगी। ये हमारे पास सिंटैक्स है इस काम का। तो ये नीचे जो है वो 5 प्रिंट हो चुका है। उसके बाद देखते हैं असाइनिंग वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो ये भी मैंने आपको अभी अभी करा दिया है कि एक ही वैल्यू जो है हमारे पास जो एक ही वैल्यू थी उसे मल्टीपल वेरिएबल्स को अगर असाइन करना है तो इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम काम करेंगे आपको वो तमाम चीज़ें जो क्लियर होती चली जाएंगी। अभी बात करते हैं C++ के आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि नेम, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए उसको पुकारने के लिए, उसकी पहचान के लिए हमें एक नेम की ज़रूरत होती है। और इस वक्त हम जो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल्स का भी हमारे पास कोई ना कोई नाम होना चाहिए। जैसे कि हमने अभी जो है ABCD को नाम के तौर पर यूज़ किया था, ये क्योंकि हमारे पास एक समझाने के लिए किया था तो हम कोई भी नाम यूज़ कर सकते थे। लेकिन इनका जो एक रूल्स होते हैं, नाम कोई कन्वेंशंस के जो रूल्स होते हैं अभी हमें वो डिस्कस करने हैं। तो वो किस तरह से होंगे जी, तमाम वेरिएबल्स को हम एक यूनिक नेम देंगे। यही बात है कि अगर मैं यहाँ पर इसे ओवरराइट, अगर हम इसे एक वेरिएबल को ए का नाम दिया तो दोबारा से उसे हम ए को किसी और डेटा टाइप से डिक्लेयर नहीं कर सकते, इससे वो एक एरर जनरेट करेगा। लेकिन अगर हम उसे उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसको हम कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ वेरिएबल्स को एक ही नाम हम नहीं दे सकते, जैसे कि आम रूटीन में होता है। तो ये जो यूनिक नेम्स है इन्हें आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। आइडेंटिफायर का मतलब है कोई भी शॉर्ट या डिस्क्रिप्टिव नेम। अगर कोई भी नेम हम रख सकते हैं, XY भी हम नेम रख सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव नेम यानी कोई ऐसा नाम जिससे उसकी जो हमारे पास वो काम कर रहा है, जिस चीज़ की वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो रही है उसके नाम के हिसाब से भी हम उसका नाम जो है वो रख सकते हैं। जब हम आगे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम डिस्क्रिप्टिव नेम ही यूज़ करेंगे। तो जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ किए जाए ताकि हम उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर सकें।
तो अब देखते हैं कि वेरिएबल्स को नेम करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं। इसके अंदर एक रूल जो है वो हमने छोड़ दिया था, शायद वो गलती से मुझे दिखा नहीं है मैंने, वो ये था कि हम मिनिमम जो है 32 या 33 कैरेक्टर्स जो है वो ही वेरिएबल्स के अंदर, मैक्सिमम हम 32 कैरेक्टर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल है मुझे अभी भी कोई गलती कर रहा हूँ मैं, मिनिमम कैरेक्टर्स इन नेम ऑफ वेरिएबल इन C++। मुझे बेसिकली कंफ्यूजन यह है कि 33 है, यहाँ 32 है। वेरिएबल नेम इन C++ कैन रेंज फ्रॉम 1 to 255 कैरेक्टर्स। तो मेरी गलती ये थी कि 1 to 255 कैरेक्टर्स, यानी हम कोई भी नाम जो है वो 255 कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं। वो जो 32 या 33 की बात थी तो वो कीवर्ड्स की बात हो रही थी। तो हम किसी भी नाम को 1 से लेकर 255 तक की रेंज में हम उसको लिख सकते हैं किसी भी C++ के अंदर किसी भी नेम को। तो नेम जो है वो उसके बाद बात करते हैं कि नेम जो केस सेंसिटिव होंगे। केस सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि अगर हम एक दो वेरिएबल्स बनाते हैं माई वैर एंड माई वैर इस तरह से, लेकिन उनके अंदर कोई भी एक करैक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट को किसी एक को हम कैपिटल कर देते हैं और दूसरे के अंदर तमाम जो है वो स्मॉलर हैं, तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क होगा। यानी ये कि हम वो जो हमारे पास C++ जो है वो केस सेंसिटिव है, वो इस तमाम को सेम टू सेम नहीं समझेगी। हमारे लिए तो सेम है लेकिन C++ के लिए ये सेम नहीं होगा। इसकी अगर भी एक मिसाल देखें तो यहाँ पर अगर मैं इंट a को दोबारा से डिक्लेयर करूँ तो हमारे पास जो है एक एरर आएगा। यानी इस वैल्यू को दोबारा से मैं प्रिंट करूँ, इंट a इज इक्वल टू, दोबारा फिर से एक वैल्यू डिक्लेयर करके अगर यहाँ पे मैं cout a करूँ तो यहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिलेगा जब इसे मैं रन करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, उसने कहा कि जी पहले जो भी हमारे आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था आपने उसको दोबारा से डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से चेंज करूँ कि इसको मैं कैपिटल कर दूँ, इन दोनों तीनों को जो मैंने दोबारा से डिक्लेयर किया है इसे कैपिटल कर दूं, तो अगर वैसे हम देखें इसके सेंसिटिविटी के बगैर देखें तो ये तो सेम होने चाहिए। लेकिन अगर हम केस सेंसिटिविटी को देखें तो ये एक है वेरिएबल, वो पहले वाले वेरिएबल जो है वो सेम नहीं होंगे, इसलिए अब ये एरर जो है दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से हम इसके केस सेंसिटिव की बात करते हैं। अब नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर्स। तो हमारे पास जो भी C++ की वेरिएबल्स के नेम होंगे उनके अंदर हम कोई भी स्पेस नहीं लिख सकते। यानी कोई ऐसा नेम a b इस तरह से अगर हम कोई स्पेस देंगे तो ये भी एक एरर कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि अभी ये पहले से ही दिखा चुका है हमारे पास इनवैलिड, ये भी इनवैलिड है। उसके बाद उसने बात किया कि इसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो नहीं आ सकता। तो इसके अंदर हम एक और इस तरह के एग्जांपल ले लेते हैं। तो इंट a b, तो ये भी जो है एक इनवैलिड सिंटैक्स है, इसे भी हम इस तरह के सिंटैक्स को भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद अगर बात करें हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक अंडरस्कोर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उससे हमें उसके शुरू में लगा लें या उसके आखिर में लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो सिंबल्स हैं उनके अंदर से सिर्फ हम एक अंडरस्कोर को ही यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये एक वैलिड सिंटैक्स होगा, इसे कोई भी इससे कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं होगी। क्योंकि इसे मैंने पहले से कमेंट नहीं किया था तो यहाँ पे भी मुझे एरर ही दिखा रहा है। अभी ये ठीक है, ये हमारे पास जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो एक वैलिड वेरिएबल है। उसके बाद देख लेते हैं जी आगे क्या कर रहा है। रिजर्व्ड वर्ड्स लाइक C++ कीवर्ड्स सच एज इन कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नाम जो C++ की किसी बिल्ट इन फंक्शन के लिए है उसे हम किसी वेरिएबल के नाम के तौर पर भी यूज़ नहीं कर सकते। मसलन हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन के तौर पर ये cout यूज़ हो रहा है, ये कि उसका एक कीवर्ड है जो C++ के अंदर जिसका एक मीनिंग पहले से डिफाइंड है, उसको हम एक वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे करूँ तो ये एक इनवैलिड सिंटैक्स होगा। अगर मैं इसे रन करूँगा तो फिर ही ये एक हमारे पास एरर नज़र आएगा। बाज़ एरर पहले नज़र आ जाते हैं इन cout, उसको पहले मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। अभी तो लाजमन जो है हमारे पास सिंटैक्स का एरर आना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि रिजर्व्ड वर्ड्स की। तो रिजर्व्ड वर्ड्स, कोई भी रिजर्व्ड वर्ड जो है, तो कोई भी रिजर्व्ड वर्ड C++ के अंदर, कोई भी रिजर्व वर्ड का मतलब यह है कि कोई ऐसा नाम जिसका C++ के अंदर कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो, उसको हम एक वेरिएबल के नेम के तौर पर जो है हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कोई इंट है या फ्लोट है, तो अगर मैं इस तरह का कोई वेरिएबल बनाऊँ इंट फ्लोट,
तो इस तरह से मैं इसको कोई वैल्यू भी नहीं दे सकूंगा और ये एक एरर कंसिडर किया जाएगा। इसकी वजह ये है कि फ्लोट जो है उसका पहले से C++ के अंदर एक रोल है, उसका एक मतलब है, तो उसे मैं वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो है हमारे पास इनवैलिड सिंटैक्स होगा। अब बात कर लेते हैं C++ के अंदर कॉन्स्टेंट्स की। तो जब भी हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जब हमने वेरिएबल की बात की तो वो एक ऐसी स्टोरेज लोकेशन थी जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते थे, लेकिन ये भी एक स्टोरेज लोकेशन है। लेकिन इसके अंदर और C++ के वेरिएबल्स के अंदर ये फ़र्क है कि वेरिएबल की हम वैल्यू को बाद में ओवरराइड कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम एक एग्जांपल लें तो जब हम किसी भी कैलकुलेशन को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर यूजली एक टर्म यूज़ होती है पाई की जो वैल्यू है 3.14, और इसके अलावा कुछ अगर प्रिसीजन के अंदर जाएँ तो यही कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अगर हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो हम हरगिज़ नहीं जाएंगे कि उस कैलकुलेशन के दौरान हम गलती से भी उसकी वैल्यू को ओवरराइड कर दें या चेंज कर दें, क्योंकि अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन का आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। तो इस तरह से इसको हम चाहेंगे कि इसे हम कांस्टेंट रखें। तो इसी तरह के सिनेरियोज़ में अगर हम इस चीज़ काम को करना चाहते हैं कि हम वैल्यू को जो है सेम रखें, तो इसके लिए हम कांस्टेंट्स को यूज़ करते हैं। तो कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट में चेंज करने के लिए हमारे पास एक कांस्ट कीवर्ड होता है। तो कांस्टेंट जो है वो भी किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन ये है कि हम उसके अंदर एक कांस्टेंट्स की अगर बात करें, पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊँ। मैं इस तरह से तरतीब से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे आपको कोड देना और ताकि आपको बाद में इसे समझने में आसानी हो। तो अगर मैं एक कॉन्स्ट लिखूँ और उसके बाद हमारे पास जो उसकी स्टोरेज लोकेशन की टाइप होगी हमें वो लिखनी है और उसके बाद उसे एक नेम देना है। तो एक f नाम का मैं बना लेता हूँ, f=5। अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट करूँ तो ये यहाँ पे उसकी जो है कोई भी, अगर मैं इसकी वैल्यू एक चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें इसके अंदर डिफरेंस जो है वो प्रॉपर नज़र आए। जब इसको मैं स्टोर करके इसको अगर मैं रन करूँगा तो इसके अंदर जो इसकी वैल्यू थी कांस्टेंट की हमारे पास वो शो हो जाएगी। लेकिन आपने पहले देखा कि जब मैंने यहाँ पे इसको ओवरराइड किया, a की वैल्यू को पहले 3 किया और बाद में 5 करके ओवरराइड किया, तो मुझे कोई भी एरर दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसको ओवरराइड करने की कोशिश करता हूँ, f की वैल्यू जो है उसको 555 करता हूँ और फिर अगर इसको रन करता हूँ, उससे पहले ये मुझे एक एरर दिखा रहा है। अगर इसको रन करूँ तो फिर मेरे पास एक एरर जो है वो शो होगा कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है ये एक इनवैलिड सिंटैक्स है, यानी हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। ये इसका हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि हम जिन वैल्यूज़ को सेम रखना चाहते हैं उनको हम गलती से भी चेंज नहीं कर सकेंगे। इसको अब अगर मैं यहाँ पे अभी रन करूँगा तो हमारे पास कोई भी एरर जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से ये है कि चाहता था वो ये है कि ये वीडियो सीरीज़ जो थी, ये हमारी जो वीडियो थी, ये हमारी एक वीडियो सीरीज़ का हिस्सा है जो C++ की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया और स्टार्टिंग से शुरू नहीं किया तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप स्टार्ट से शुरू करें और आखिर तक इस वीडियो को, इस सीरीज़ को देखें। इंशाल्लाह आपको उसके प्रोग्रामिंग में, प्लस की प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जितना हो सके इस सीरीज़ को शेयर करें। इस पे ही डिपेंड करेगा कि मैं नेक्स्ट जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन से ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। और उसके अलावा जो डिफरेंट फ्रीलांसिंग के हमारे पास स्किल्स होती हैं उनके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं। और इसको जितना हो सके अपने प्रोग्रामिंग के जितने आपकी कम्युनिटी है, जो भी आपके कोडिंग के रिलेटेड जो काम करने वाले फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ इसको शेयर करें ताकि इस कोडिंग की हमारी जो जर्नी है इसको हम और ज़्यादा एक्साइटिंग बना सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसकी एक और बात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक तो और टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे।